नमस्कार। आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक था फ्लावर, उससे संबंधित दो छोटे छोटे टॉपिक्स की हम बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा थैलेमस इलोंगेशन से जनरेटेड टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, और दूसरा हमारा होगा सिमेट्री। और हम सिमेट्री के साथ ही एक टॉपिक और लेंगे जिसको हम आइसोमेरी या आइसोमेरस और हेट्रोमेरस शब्द हम काम में लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लावर का थैलेमस। आप यहाँ ध्यान से समझेंगे कि जब हमने इसको समझाया था तो हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, जैसे ये ओवरी हो गया, इसके बाद ये स्टेमन हो गया, इसके बाद ये कैलिक्स और ये कोरोला। इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। ये गैप आपको नज़र आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थैलेमस है, यहाँ पे ये जो पुष्पासन है, ये वाला, ये थैलेमस यानी कि पुष्प आसन जिस पे पुष्प महाराज विराजमान होते हैं। थैलेमस यानी कि पुष्पासन जिस पे, अब इस पुष्पासन से इस थैलेमस पे यहाँ पे चार चीज़ें आपके सामने रहती हैं। कैलिक्स, ये बाहर वाला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। बाह्य दल, दल, पुमंग, पुंकेसर और जायांग, चार पार्ट्स हैं जो फ्लावर के इसेंशियल पार्ट हैं, जिसको हम अगर चारों हैं तो इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अब चूंकि ये एक हाईली रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर पे लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। कई बार इस यहाँ पे इसमें इलोंगेशन हो जाता है और एक सिंपल सी परिभाषा है नोड, हाँ, जो हम लीफ में पढ़ते हैं कि वो स्ट्रक्चर जहाँ से लीफ या शाखाएं या ब्रांचेज निकलती हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो ये नोड है और ये स्ट्रक्चर रेड्यूस्ड है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फ्लावर इज ए मोडिफाइड सूट, और इनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं, यानी कि पत्तियों के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, लीफ के समान स्ट्रक्चर होती हैं ये। तो अब इसके मामले में रिडक्शन हुआ। अब इलोंगेशन का मतलब है कि इलोंगेट कर जाना, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स उतनी रहती हैं बट सेल्स की लेंथ बढ़ जाती है, नंबर नहीं बढ़ेंगे इलोंगेशन के केस में। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सिंपल देख लें कि ये थैलेमस है, ये इलोंगेट कर गया इस तरह से, और इलोंगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस के बीच हो रहा है वो देख लें। अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच में, यानी कि ये कैलिक्स और ये कोरोला ये बिल्कुल सटे हुए हैं, यहाँ पे सामान्य अवस्था में ये सटे हुए ना होके और ये दूर दूर हैं, यानी कि बीच में एक इंटरनोड आ जाए, दूर दूर हैं, तो उसे कहते हैं एंथोफोर। एंथो इसलिए समझ लें कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कैलिक्स और कोरोला के बीच में है एंथोफोर, राइट। अब दूसरी सिचुएशन है कि यहाँ इलोंगेशन नहीं है इनके बीच में, और इलोंगेशन इन दोनों के बीच में हो गया, यानी कि ये हमारा एंड्रोशियम और ये हमारा कैलिक्स इसके बीच में है, तो हम उसको कहते हैं एंड्रोफोर या गोनोफोर। नोट करिएगा, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। गोनो है, GONO है, ठीक है, नीचे दूसरी स्पेलिंग भी आएगी गोनोफोर। ये मिलता है पैसिफ्लोरा में और ये मिलता है डायंथस में। इसके बाद अगर ये इलोंगेशन सपोज करिए गायनोशियम और एंड्रोशियम के बीच में, यानी कि इनके बीच में हो, गायनोशियम और एंड्रोशियम यानी कि जायांग और पुमंग के बीच में हो, तो उसे कहते हैं गायनोफोर। यानी कि बेस है वो गायनोशियम है, एंड्रोफोर बेस एंड्रोशियम है, और एंथोफोर बेस कोरोला है, राइट। अब इसका एक दूसरा नाम भी है एंड्रोगाइनोफोर भी इसको
कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो शब्द हैं, इसके लिए तो एक ही शब्द है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है गाइनेंड्रोफिस पेंटाफिला, या जिसको हम कहते हैं क्लियोम, जो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अब एक सिचुएशन दूसरी आती है कि इसके बीच में तो कोई नहीं है, केवल गाइनोसियम है, वो इलोंगेट हो जाए। अगर यहाँ गाइनोसियम, केवल गाइनोसियम यहाँ से लाइक दिस, ऐसे ये गाइनोसियम ही इलोंगेट होता है और बाकी स्ट्रक्चर सारी यहीं पे है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं, कार्पोफोर। अब इसको एक बार फिर से समझ लें, कार्पोफोर यानी कि ये जो दो, सपोज करिए कि दो कार्पल हैं, बिटवीन टू कार्पल, या बिटवीन जितने भी यहाँ पे इसमें ओवरी में कार्पल होते हैं, और कार्पल के बीच में इलोंगेशन हो जाए तो उसे कहते हैं कार्पोफोर। और ये आपको धनिया, जीरा, एपियेसी फैमिली में आपको आसानी से देखने को मिलता है कार्पोफोर। अब एक सिचुएशन और बनती है, अगर मान लो ये दोनों सिचुएशन हो, दोनों सिचुएशन का मतलब कोरोला और एंडोसियम के बीच में भी इलोंगेशन है और एंडोसियम और गाइनोसियम के बीच में भी इलोंगेशन है, तो शब्द आता है गाइनेंड्रोफोर। ध्यान दीजिएगा, गाइनेंड्रोफोर यानी कि गाइनेंड्रोफोर ये गाइनो से बना और ये एंड्रो से बना, ये गाइनेंड्रोफोर। या एक इसका दूसरा नाम है एंड्रोगाइनोफोर भी इसको कहते हैं। एक चीज और आप लोग समझ सकते हैं, याद रखिएगा कि ये फंजाई में भी काम आएगा। जहां मेरा अनुभव है, जहां पे वर्ड फोर आ रहा है, PHORE, देखिए जहां पर भी फोर आ रहा है वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी, और जो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जैसे कोनिडियोफोर, तो कोनिडियोफोर पे कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया की साइज बहुत छोटी होती है और कोनिडियोफोर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा होता है। सेम इसी प्रकार से जहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नजर आती है वहां पे वर्ड आता है फोर। तो ये अब एक बार में वापिस समझें कि थैलेमस नॉर्मल अवस्था में रिड्यूस्ड होता है, बट कई बार ये इलोंगेट करता है, और किन किन के बीच में इलोंगेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ये शब्दावली आती है, ध्यान रखिए। और हम लिखते भी ऐसे ही, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, और स्ट्रक्चर भी इसी तरह होते हैं। सबसे पहले सेंटर में गाइनोसियम, उसके बाद एंडोसियम, उसके बाद में कोरोला, और सबसे बाद में कैलिक्स। अब सिमेट्री ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर की सिमेट्री क्या है। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब है कि फ्लावर को कितने एंगल से किस वर्टिकल एक्शन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये सपोज करिए ये फ्लावर है, ये वैसे प्याज है, ये फ्लावर है मान लीजिए, और इसको मैं कितने एंगल से करूं कि दो बराबर पार्ट में हो जाए। जैसे अगर मैंने इसको इस तरह से एक सेक्शन काटा तो बराबर हो जाएंगे, इस तरह से तो बराबर, इस तरह से, यानी कि किसी भी एंगल से मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। बट सपोज करिए ये भी एक फ्लावर है, तो इसको इक्वल पार्ट में करने के लिए मेरे पास केवल एक ही एंगल है, एक ही एंगल से करूंगा तो। और एक केस ऐसा होता है कि आप किसी भी एंगल से उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो ये होता क्यों है, ये जानने के लिए हम देखते हैं कि पहले देखें कि सिमेट्री क्या है। हम सिमेट्री से क्या कैलकुलेट करते हैं? सिमेट्री से हम फ्लावर के टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक वर्टिकल जो प्लेन है सेक्शन काटने के लिए दो, वो हम इसको डिसाइड करते हैं। और इस बात पे डिपेंड करता है कि जो फ्लावर लीव्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, वो उनकी संख्या, नंबर कम है, ज्यादा है, उसकी शेप रेगुलर है, इरेगुलर है, साइज उनकी कैसी है, यानी कि सपोज करिए 5 कैलिक्स हैं तो पांचों की साइज कैसी है, इक्वल है या अनइक्वल है, और इनका
अरेंजमेंट कैसा है। ये मेनली 4 फैक्टर हैं, वो इस बात ये डिसाइड करते हैं कि सिमेट्री कैसी होगी। अब सिमेट्री का बेस है, अगर हमने वर्टिकल प्लेन, मतलब सिंपल समझ लें कि इस तरह से कितने एंगल से मैं इक्वल कर सकता हूं। अगर मैं किसी भी एंगल से उस फ्लोर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, तब वो फ्लोर कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर और सिमेट्रिकल फ्लोर। एक्टिनोमॉर्फिक जिसको आप ऐसे दिखाते हो, ऐसे मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि किसी भी एंगल से आप उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा है कि केवल एक ही आपके पास एक्सिस है, एक ही प्लेन है, एक ही एक्सिस। अगर एक एंगल से ही आप 2 इक्वल कर सकते हो, बाकी किसी एंगल से आप उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जनरली ऐसा वर्टिकल लाइन में इसको डिनोट करते हैं, वो सिंबल में आगे बात करेंगे, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा। एक है कि कोई ऐसा प्लेन ही नहीं है, हम किसी भी एंगल से उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते वर्टिकली, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शनल के केस में, जिसको हम कहते हैं, जिसका एग्जांपल है कैना, CANNA, कैना। मेजोरिटी में ये कंडीशन मिलती है, इससे कम ये मिलती है और सबसे कम ये कंडीशन मिलती है। अब इसके बाद हमारे 2 शब्द और हैं जिसको हम बात करेंगे। दोनों शब्द वो हैं कि आइसोमेरस और हेट्रोमेरस। ये दोनों शब्द बार बार आते हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि क्या है। आइसोमेरस और हेट्रोमेरस। आइसो यानी कि इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल, यानी कि इक्वल पार्ट्स मतलब क्या, इक्वल पार्ट्स और वोरल। यहां बात हो रही है कि जो हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम है, मेनली ये 3 कंसीडर होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। इनके वोरल में चक्र में संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है और एंडोसियम भी 5 है, या ये 3 हैं, 3 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, ऐसे, या 2 2 2। गाइनोसियम को काफी हद तक हम इग्नोर करते हैं। अब ये यानी कि कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5 और एंडोसियम भी 5 या 10 यानी कि 5 का मल्टीप्लाई, 5 और 5 का मल्टीप्लाई, 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 4 और 4 का मल्टीप्लाई, 2 और 2 का मल्टीप्लाई। तो इसको कहते हैं ये पेंटामेरस, ठीक है। ये ट्राइमेरस, ये टेट्रामेरस और ये डाइमेरस। अब इनमें से जो मेजॉरिटी जो है, ये जो सिचुएशन जो है, यानी कि 3 कैलिक्स 3 कोरोला 3 एंडोसियम, या 6 कैलिक्स 6 कोरोला 6 एंडोसियम 3 कार्पल या 6 कार्पल, ये सिचुएशंस मोनोकोट के अंदर मिलती है। मोनोकोट का एक बीजपत्रियों का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाकी मेजॉरिटी में ये कंडीशन और ये कंडीशन मिलती है, ये फिर भी कम है, अधिकांश ये कंडीशन मिलती है पेंटामेरस की। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो हम लिखते हैं फ्लोर पेंटामेरस, फ्लोर टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, तो यहां से संख्या आती है टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अब अगला है ये हेट्रोमेरस, किसको कहते हैं। हेट्रो का मतलब है टू डिफरेंट, हेट्रो का मतलब टू डिफरेंट, यानी कि ये जो वोरल जो है ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब समझ लें कि वेरिएबल कैसे, यानी कि सेम यही कंसेप्ट कि हमारे पास क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, इनके जो नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, या यहाँ पे मान लीजिए 4,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, या फिर यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसे कहते हैं हेटेरोमेरस फ्लावर, हेटेरोमेरस। बहुत कम सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी हेटेरोमेरस। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये यानी कि ये आइसोमेरी भी बोलते हैं इसको, आइसोमेरस, जो आइसोमेरस और हेटेरोमेरस इक्वल पार्ट्स हैं किनमें, चारों में, और इसमें काइनोशियम को इग्नोर भी कर दिया जाता है बट इन 3 में, और यहाँ पे इन तीनों में या चारों में वेरिएबल नंबर के कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गायनोसियम होते हैं प्रत्येक वॉरल के अंदर। आई होप आपको समझ में आया और आपने सुना, इसके लिए थैंक यू।